हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में अभी तक हम लोग सारी डिसीजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अलग अलग डिसीजेस जो अलग अलग पैथोजन से होती है, बैक्टीरिया से होने वाली पढ़ चुके हैं हम, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस और हेलमिंथिस। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम जो है अगला जो देखेंगे वो है इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। और उससे पहले हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ कि हम कैसे इनसे बच सकते हैं, कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके हम इनसे बच सकते हैं आराम से। देन पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आएगा, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा साफ पानी पिए, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड कीपिंग द बॉडी क्लीन। मतलब ये सारी चीज़ें साफ़ करके खाएं, पानी जो है वो बॉयल पिएं या फिल्टर्ड वाटर का यूज़ करें और हमारी बॉडी को भी क्लीन रखें। फिर पब्लिक हाइजीन में क्या क्या आ जाएगा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। पीरियोडिक क्लीनिंग वाटर रिजर्वियर पूल्स, यानी टाइम टाइम पे जो बड़े वाटर टैंक होते हैं, पूल्स होते हैं, उनकी क्लीनिंग होती रहे। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन हमको लग रहा है कि ये इसको कोई बीमारी है, उनसे दूर रहें, उनके कांटेक्ट में ना आए। फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस कंट्रोलिंग वेक्टर एंड द ब्रीडिंग प्लेसेस, जो भी डिसीजेस वेक्टर से होती है, जैसे हमने बताया कि मलेरिया वो किससे हो रहा है, मॉस्किटो। मॉस्किटो उसका वेक्टर है, प्लाज्मोडियम से होता है लेकिन फैलाने का काम वेक्टर करता है मॉस्किटो। तो मॉस्किटो से बचें और उसके जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, तो ये कर सकते हैं कि जो भी गंदा पानी आसपास इकट्ठा ना होने दे घरों के, और मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, मच्छरदानी का। विंडो एंड डोर मस्ट बी फिटेड विथ वायर मैश। आपने देखा ही होगा कि खिड़की दरवाज़ों पे जो मॉस्किटो नेट लग जाती है, तो वो लगवा के भी हम मच्छरों से बच सकते हैं। तो ये यदि हम सारे प्रिकॉशन लेते हैं तो हम बहुत सारी जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज़ है, मतलब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इनसे बच सकते हैं। और बाकी जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके, और उसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन और टू ओवरकम इन्फेक्शन। ये हर ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शन से बचे या इन्फेक्शन से बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्यूनिटी। और ये जो स्टडी है इम्यूनिटी की वो कहलाती है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और इन्फेक्टेड पर्सन विथ नो डिसीज इज कॉल्ड इम्यून। जिस एक पर्सन क्या कहलाता है, इन्फेक्टेड पर्सन विथ नो डिसीज इज कॉल्ड इम्यून, कि वो इन्फेक्टेड हुआ है लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं हुई, तो उसकी इम्यूनिटी क्या है, अच्छी है। तो जो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया था एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने 1978 में इंग्लैंड में। उन्होंने सबसे पहले काउपॉक्स जो है वैक्सीन, काउपॉक्स से वैक्सीन बनाया था, काउपॉक्स वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बीमारी के लिए उन्होंने काउपॉक्स वैक्सीन बनाया था, और वहीं से ये इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो उनके दिमाग में आया है। तो इसीलिए इन्होंने जो है सबसे पहला जो इनको मतलब उसका श्रेय दिया जाता है एडवर्ड जेनर को, ठीक है। और एमिल वॉन बेरिंग, ये जो है साइंटिस्ट, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इन्होंने बनाया था सबसे पहले एंटीबॉडी, पैथोजन से लड़ने के लिए सबसे पहली एंटीबॉडी इन्होंने बनाई थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1901 में। तो ये इम्यूनिटी। अब उसके बाद देखिए, इम्यूनिटी जो है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो है वो है इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी जो है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
इननेट मतलब नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड स्पेसिफिक। तो इननेट इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? इसे नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है या इनबॉर्न रेजिस्टेंस टू डिसीज। ठीक है, इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी मतलब जो जन्म से ही हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो ये कब होती है? ये देखिए, ये जो इम्यूनिटी है इट इज़ डेवलप्ड बाय डेवलपिंग ऑब्स्टेकल इन द रूट ऑफ एंट्री फॉर एंटरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स इन आवर बॉडी। मतलब क्या हो जाता है कि जहाँ से भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल यानी अड़चने पैदा करना, और ये जो है हमारे अंदर जन्म से ही होती है। इसमें जो बैरियर्स है वो दो हैं, एक है सरफेस बैरियर और दूसरे सेल्यूलर एंड बायोकेमिकल बैरियर। ठीक है, तो सरफेस बैरियर में कौन कौन आते हैं? सरफेस बैरियर में देखिए, इट इज़ द फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस, इसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। इसमें आते हैं एक्सटर्नल बैरियर जो पैथोजन को बॉडी में एंटर ही नहीं करने देते। तो इनको फिर से दो में डिवाइड करा है, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी फिजिकल और केमिकल बैरियर। ठीक है, इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, जिसे हम नेचुरल या इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो फिजिकल बैरियर में देखिए क्या क्या आएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं और ये होते हैं स्किन, म्यूकस कोटिंग जो कि मिलती है हमको हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, नेसल पैसेज में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल पाथवे। ये सारे जो हैं फिजिकल बैरियर हैं। ठीक है, स्किन, हेयर सेल, सीलिया ऑफ नेजल कैविटी, म्यूकस लाइनिंग एंड मस्कुलर एक्शन, ये सब इसमें आएंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि पहली बार में ही पैथोजन को अंदर आने से रोकते हैं, बाहर ही। तो स्किन जो है वो क्या करती है? पैथोजन की एंट्री को रोकती है। स्वेट, जो पसीना आता है ना, स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट आता है, ये पसीना आता है, और ऑयल जो निकलता है सेबेशियस ग्लैंड से, ये क्या होते हैं? बैक्टीरियासाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। इनमें बैक्टीरिया और फंगस को मारने की प्रॉपर्टी होती है, तो इनसे भी बैक्टीरिया और फंगस जो है अंदर नहीं जा पाते। फिर म्यूकस लाइनिंग, जो म्यूकस लाइनिंग मिलती है कहाँ पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब हमारे नोज़ वाले में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो यहाँ से म्यूकस सिक्रेट होता है, और ये म्यूकस का काम क्या है? ट्रैप द माइक्रोब्स एंड मेक देम इमोबिलाइज। यानी ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं पर ट्रैप कर लेगा और उनको इमोबिलाइज यानी वो अंदर जा ही नहीं पाते। जैसे नोज़ से यदि एयर के थ्रू जा रहा है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, खाने के थ्रू जा रहा है वहीं रुक जाएगा, या हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से जा रहा है तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो ये हो जाएंगे फिजिकल बैरियर। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं केमिकल सिक्रीशन, जैसे कि लाइसोजाइम है, स्किन के सिक्रीशन है, सलाइवा है, ईयर वैक्स है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएंगे। ठीक है, स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है, सलाइवा जो है माउथ में, टीयर्स हैं, बाइल है, लाइसोजाइम है, ये सब पैथोजन को रोकते हैं। तो लाइसोजाइम देखिए क्या करता है? ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टीयर्स में, नेजल सिक्रीशन में, फिर सलाइवा में और मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड में। और ये क्या करता है? इट लाइजेस द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को ये खत्म कर देता है। ठीक, तो ऐसे ये लाइसोजाइम काम करेगा। और स्किन के जो सिक्रीशन है, मतलब स्वेट एंड सीबम, जो पसीना आ रहा है, ऑयल जो सिक्रेट हो रहा है, वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को स्किन पे नहीं होने देते। फिर सलाइवा, सलाइवा में लाइसोजाइम होता है और ये बैक्टीरिया को वहीं पे खत्म करने का काम करता है। गट के सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारे स्टमक में, उसमें क्या होता है? डाइल्यूट HCl होता है, और ये माइक्रोब्स को, यदि खाने के साथ माइक्रोब्स अंदर चले गए तो उनको वो किल करने का काम करता है। ठीक है, ईयर वैक्स, जो हमारे कानों में वैक्स होता है, वो क्या करता है? वो सिक्रेट होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, और ये भी बैक्टीरिसाइडल नेचर का होता है ना, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इट रिपेल द इंसेक्ट, इंसेक्ट को भी बाहर करता है, और ट्रैप द डस्ट, यानी डस्ट को भी अंदर जाने नहीं देता। तो ये सारे हमारे प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेल्यूलर एंड बायोकेमिकल बैरियर, जो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें जो है वो क्या आ रहे हैं? इननेट इम्यूनिटी में
अगले जो है वो सेल्यूलर और बायोकेमिकल बैरियर है। तो इसमें क्या आते हैं कि यदि इन सब को क्रॉस करके भी, मतलब स्किन से भी अंदर चला गया, स्टमक से भी, ईयर के थ्रू या नोज़ के थ्रू, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नहीं मर रहे हैं और अंदर पहुंच गए, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको हमारे सेल तक वो पहुंच चुके हैं, तो फिर वहाँ पर काम करते हैं फेगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, इंटरफेरॉन्स और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो फेगोसाइट देखिए क्या होते हैं। फेगोसाइटिक बैरियर मतलब दिस इंक्लूड फेगोसाइट विच आर WBC। ये क्या है, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। एंड दे फॉर्म सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड वर्क व्हेन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज ब्रोकन एंड पैथोजन कैन एंटर इनटू द बॉडी। मतलब जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो चुका है और पैथोजन अंदर आ चुके हैं, तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है हमारे WBC। और ये क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द माइक्रोब बाय सम सेल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। यानी ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको मार देंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है फेगोसाइटोसिस, है ना। और इनमें जो सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, फेगोसाइट्स। तो जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं, ये किस में होती है, WBC के ही टाइप है ये। तो न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स हैं, है ना, ये है टाइप्स ऑफ WBC एंड दे आर इम्पोर्टेंट फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, WBC के ही टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, फिर उसके बाद एसिडियोफिल, बेसिडोफिल, फिर उसके बाद है मोनोसाइट्स। और तो ये सब क्या है, इनमें जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं ये मेन फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ये क्या करती है, पैथोजन से लड़ती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये देखिए प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, ये पूरी प्रोसेस दी हुई है इसकी यहाँ पर कि किस टाइप से वो जो है लड़ेगी। फिर है नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। नेचुरल किलर सेल क्या है, नॉन फेगोसाइटिक लार्ज लिम्फोसाइट। ये लिम्फ में पाई जाती है, लिम्फोसाइट्स हैं ये। लिम्फ जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें लिम्फोसाइट पाई जाती है। ये क्या करती है, इट मेनली रिकॉग्नाइज द वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल। ये किसको पहचानती है, वायरल इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल को पहचानती है। एंड डिस्ट्रॉय देम बाय सिक्रेटिंग साइटोलाइसिन। इसीलिए इन्हें कहते हैं किलर सेल, क्योंकि ये क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, साइटोलाइसिन को, जिससे कि जो भी वायरस है या जो ट्यूमर सेल बन रही है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएंगी नेचुरल किलर सेल्स। फिर ये जो नेचुरल किलर सेल्स है ना, इनके एग्जांपल है B एंड T लिम्फोसाइट। मतलब B सेल और T सेल, ये दो प्रकार की होती है, B सेल और T सेल। तो ये दोनों जो है बोन मैरो में बनती हैं और इनका काम क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करना और जो भी पैथोजन है उनको डिस्ट्रॉय करना, डायरेक्ट किल करना। तो इसलिए हम इनको किलर सेल बोलते हैं। फिर इंटरफेरॉन्स क्या है, इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड एनिमल सेल। जब भी हमको वायरस का इन्फेक्शन होता है तो जो सेल है हमारी वो क्या बनाती है, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन। और ये क्या काम करता है कि जो पास वाली सेल है, नेबरिंग सेल जो है, उसको वायरल इन्फेक्शन से ये बचाता है। मतलब एक सेल में तो इन्फेक्शन हो ही चुका है, तो वो सेल क्या करेगी, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगी, इंटरफेरॉन बनाएगी और पास वाली जो आसपास की सेल्स हैं उनको उस इन्फेक्शन से बचाएगी। इट मेनली स्टिमुलेट नेबरिंग सेल टू सिंथेसिस अ प्रोटीन दैट इंटरफेयर विथ वायरल रेप्लिकेशन। इट ऑल्सो एक्टिवेट मैक्रोफेज एंड NK सेल टू रिकॉग्नाइज इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, पास वाली सेल्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वहाँ पे वो प्रोटीन बनाती है और इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस और NK सेल जो नेचुरल किलर सेल है उनको भी एक्टिवेट कर देती है ये। तो ऐसे हम वायरस के इन्फेक्शन से बच पाते हैं। ये देखिए इंटरफेरॉन, ये न्यू वायरस जैसे ये यहाँ पर गया है तो ये इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है इंटरफेरॉन बनने का।
ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि वायरस जो है यहाँ पर एंटर किया, इसने अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी। तो यहाँ पर जो सेल है, सेल में ये क्या है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, और ये इंटरफेरॉन जीन जो है यहाँ पर ये एक्टिवेट हो रहा है, और ऐसे जो है ये इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ जा रहे हैं, दूसरी वाली सेल में, और उसको इस वायरस के इफ़ेक्ट से बचाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये इस सेल में जब ये वायरस एंटर करेगा तो ऑलरेडी ये इंटरफेरॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो वो उससे लड़ेंगे और इन वायरस को ख़त्म कर देंगे, यानी वायरस जो है यहाँ पर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये काम करते हैं। फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इट इज़ द लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन और इरिटेशन। मतलब ये लोकल रिस्पॉन्स होते हैं किसके खिलाफ, यदि कोई इंजरी हो गई है, इन्फेक्शन या इरिटेशन। द सिम्टम्स आर गेटिंग रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर। और इसके जो सिम्टम है वो क्या है कि वहाँ पर थोड़ा रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या दर्द होगा आपको, या थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब है, देखिए जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो हमेशा आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है सबसे पहले ना, जिसे हम फीवर कहते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस इन्फेक्शन से लड़ रही है। ठीक है, या फिर स्वेलिंग आएगी, पेन होगा, तो ये सारे जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, मतलब आपकी बॉडी जो है लड़ रही है उस चीज़ से। तो आज हमने ये जो है इतना देखा है, इन्नेट इम्यूनिटी, ये सारी हमने क्या पढ़ी, इनबॉर्न जो हमारे अंदर जन्म से होता है, स्किन वाला सारे जो है फिजिकल बैरियर। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ रहा है, स्किन, म्यूकस कोटिंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, नेसल पैसेज की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की और यूरिनोजेनिटल पाथवे की। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड, स्टमक का एसिड है, सलाइवा है, टीयर्स है, बाइल है, लाइजोजाइम। फिर उसके बाद सेलुलर बैरियर में फेगोसाइटिक बैरियर है, नेचुरल किलर सेल्स हैं और इंटरफेरॉन्स हैं। तो ये सब इन्नेट इम्यूनिटी है, यानी जो हमारे अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट है, जन्म के साथ ही हमारे अंदर ये होती है। तो इसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हर व्यक्ति में होती है और ये उसको इन्फेक्शन से बचाती है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट जो है हमने देखा था 2 टाइप्स है इम्यूनिटी के, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट यानी नॉन स्पेसिफिक और एक्वायर्ड मतलब स्पेसिफिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थैंक यू।